my channel Masal Putri Education. I hope you and your family members all are healthy and safe in this pandemic and you are doing your study well. So we are discussing class 10th history's 5th chapter, print, culture and the modern world. हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकंड टॉपिक, दैट इज प्रिंट कम्स टू यूरोप. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि चाइना और जो कि एशियन कंट्रीज, एशिया से सबसे पहले ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी बिल्डअप हुई, एक तरीके से इनोवेट हुई और उसके बाद ये कहाँ पहुंची, मर्चेंट्स के थ्रू यूरोप पहुंच गई. आज हम उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं कि कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग और मशीनरीज का ये जो दौर आया ये कैसे डेवलप हुआ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. आप लोग पेज ओपन कर लीजिए, सेकंड चैप्टर, पेन ले लीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को. शुरू करते हैं. तो देखिए, फॉर द सेंचुरीज, उस टाइम की जो सेंचुरीज में एक बात थी कि चाइना हमेशा से ही कई चीज़ों का प्रोड्यूसर रहा है और उसकी एक पॉलिसी रही है कि चीज़ों को सीक्रेट रखना. तो आप देख सकते हैं अभी भी कोरोना के इस केस में भी उसने हर चीज़ को सीक्रेट रखा, लोग दुनिया से छिपाया है. ये नीति उसकी पहले से ही है, पॉलिसी बोला जाता है. तो देखिए, सिल्क एक जो था, सिल्क जो टेक्नोलॉजी है, जो कि आप देखते हैं कि एक सहतूत के पेड़ में इस जो था इस वर्म को पाला जाता है और इससे जो है सिल्क मतलब रेशम निकाला जाता है. तो ये रेशम वाली टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कि रेशम क्या चीज़ है और कैसे बनाया जाता है. चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को कई सेंचुरीज तक, 200-300 साल तक छुपा के रखा. तो पूरी दुनिया जो थी सिल्क के कपड़े को जो टेक्सटाइल के लिए यूज़ करते थे, तो चाइना से इस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए स्पेशल रूट बनाए गए ताकि यूरोप से, चाइना से सिल्क कहाँ पहुँच सके, यूरोप पहुँच सके. तो इसके लिए जो रास्ता तैयार किया गया वो कहलाया सिल्क रूट, क्योंकि सभी लोग, पूरे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, आप जितने भी कंट्रीज देख सकते हैं, वर्ल्ड की सारी कंट्री कहाँ आ रही हैं, अमेरिका आ रही है, चाइना आ रही हैं, इसी रूट से आते थे. पैदल रास्ता होता था, ये कई साल लग जाते थे लोगों को पहुँचने में. तो मतलब इसको सिल्क रूट बोला गया, राइट. पैदल या जो भी उस टाइम पर इनके पास साधन रहते होंगे उससे आते थे. और ये काफ़ी खतरनाक रास्ता भी माना जाता था क्योंकि रॉबर्स भी होते थे, डाकू, लूटपाट भी होती थी इन रास्तों में. तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें होती थी बताया जा रहा है कि सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम द चाइना फ्लोड इनटू द यूरोप. ठीक है, यूरोप जो था, मसाले और जो रेशम था वो एक्सपोर्ट किया जाता था, फ्लो होता था, कहाँ होता था, यूरोप में, थ्रू सिल्क रूट. मैंने आपको बता दिया कि सिल्क रूट क्या है. आगे बात करते हैं कि 11th सेंचुरी की जो बात की जा रही है, तो चाइना ने ही सबसे पहले पेपर डेवलप किया, जिसे चाइनीज पेपर कहा गया. चाइना ने इस दुनिया में पेपर दिया, दुनिया को पेपर डेवलप किया और ये कहाँ पहुंच चुका था, यूरोप पहुंच चुका था. ठीक है, सेम रूट, उसी जिस सिल्क रूट, सिल्क जिससे जाता था टेक्सटाइल, उसी से पेपर भी पहुंच गया, लोग पेपर भी ले गए अपने साथ यूरोप. अब देखो, पेपर की वजह से क्या पॉसिबिलिटी हो पाई, जो प्रोडक्शन है वो मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है बेटा. मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथ से किसी चीज को लिखना, रिटन फॉर्म. ठीक है, एक तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई जो कि चाइना में पहले से ही की जा रही है. वुड ब्लॉक मतलब कि एक लकड़ी का बोर्ड रहता था, उसमें कैरेक्टर जो थे बना लिए जाते थे. ठीक है, किसी नुकीली चीज से उससे ए कैरेक्टर बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया, इस तरीके से, और फिर उनके ऊपर इंक लगा दी, उसके ऊपर पेपर रखा और एकदम से प्रेस किया तो एक बार में सारी चीजें क्या हो जाती, प्रिंट हो जाती थी. इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोला जाता था, जिसमें एक वुड, एक लकड़ी के जो थे बॉक्स टाइप के एक प्लेट पर कुछ जो थे नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स को उकेर लिया जाता था, बना दिया जाता था और फिर उनके ऊपर इंक लगा के उन्हें प्रेस किया जाता था. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई भी है कि कैसे होता था, राइट. आप वो वीडियो देख लीजिए. तो आगे देखिए कि इससे क्या पॉसिबिलिटी हुई, एक नया तरीका और जनरेट हो गया. जब पेपर पहुंच गया यूरोप में, तो लोग जो थे हैंड से, जो आर्टिस्ट होते थे जिनकी अच्छी राइटिंग होती थी, वो क्या करने लगे, कॉपी करने लगे. किसी भी बुक को क्या करते थे, कॉपी करके हाथ से लिखते थे. इसे मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, राइट. और देखिए, केयरफुली रिटन बाय द स्क्राइब्स. स्क्राइब्स होते हैं जो लेखक होते हैं, लिखने वाला. ठीक है, राइटर जिसे आप सिंपली कह सकते हैं, राइटर मतलब जिसकी अच्छी राइटिंग होगी. देन इन 1295
मार्को पोलो, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. मार्को पोलो 1295 की बात कर रहा है, ठीक है। 1295 में मार्को पोलो जो था एक खोज करता था, एक रिसर्चर था, ठीक है, रिसर्च करता था वो। तो वो जो है कई सालों में अपनी रिसर्च के बाद, एक्सप्लोरेशन के बाद चाइना से कहाँ पहुंचा, इटली पहुंचा, और अपने साथ वो टेक्नोलॉजी भी लेके आया। कौन सी? जो कि आपने पढ़ा है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती थी, तो मार्को पोलो अपने इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज को अपने साथ कहाँ ले गया? इटली ले गया। और इटली में उसने स्टार्ट किया बुक को प्रोड्यूस करना, ठीक है, किसके थ्रू? वुड ब्लॉक के थ्रू। और जल्दी ही ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में, मतलब इटली में ही नहीं, इटली में तो फैली फैली, साथ ही साथ पूरे यूरोप में, क्योंकि इटली एक यूरोपियन कंट्री है, तो पूरे यूरोप में ये फैल गया। स्प्रेड मीन्स फैलना, ठीक है, अलग अलग पार्ट में। साथ ही साथ एक चीज़ और हुई, देखिए यूरोपियन लग्जरी के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ? लग्जरी एडिशन निकलने लगे। और लग्जरी एडिशन कैसे होते थे? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू नहीं, हैंड रिटन के थ्रू बनाए जाते थे। और किस में बनाए जाते थे? वेलम में बनाया जाता था। अब ये वेलम क्या चीज़ है? वेलम है जानवरों की खाल से बना हुआ पेपर, राइट, उसकी बात की जा रही है, तो वेलम कहा जाता था। और ये ज़्यादातर कौन लोग यूज करते थे? जो शाही, जो अमीर, एरिस्टोक्रेटिक बोला जा रहा है, राजशाही जो लोग होते थे वो लोग, या रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज जो होती थी, जो उनकी अमीर लोगों की जो लाइब्रेरी होती थी, उनमें इस टाइप के बुक्स रखी जाती थी जो कि वेलम पे लिखी जाती थी, पेपर पे नहीं। वेलम एक अलग पेपर बनाया जाता था जो स्किन का होता था, जानवर के, एनिमल्स की स्किन का पेपर होता था, राइट, उसे वेलम बोला गया है। आप बगल में देख सकते हैं, अटैचमेंट मेड बाय द स्किन ऑफ एनिमल्स। अब देखिए यहां पर एक बात और कही गई है कि विद द, इसको अब देखिए यहां पर एक बात करा, ये बहुत ही मीन करता था, वेलम जो था अमीर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से मान्य मान्य रखता था, इंपॉर्टेंस रखता था उनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जो एरोस्ट्रेस्टिक सर्कल्स होते थे और जो ये अदर चीज़ें होती थी, ये मानते थे, ये हंसते थे, ठीक है, ये उपहास करते थे प्रिंटेड बुक्स का, जो वुड ब्लॉक के थ्रू प्रिंट की जाती थी बुक। वो मानते थे कि ये सस्ती बुक होती है, इनमें वल्गैरिटीज होती है, ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। प्लस इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि जो मर्चेंट है तो अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे कि हम लोग ये प्रिंटिंग नहीं खरीदते हैं सस्ती वाली, हम तो वेलम पर लिखी हुई प्रिंटिंग की बुक्स को यूज़ करते हैं, राइट। और देखिए मर्चेंट एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटिंग कॉपीज। जो मर्चेंट होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, वो इन सस्ती बुक्स को खरीदा करते थे। अब देखिए धीरे धीरे पूरे यूरोप में जब ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ेगी। और देखिए यहाँ पर कह भी रहा है कि जैसे जैसे एज द डिमांड ऑफ बुक इंक्रीज, जैसे जैसे बुक की डिमांड इंक्रीज हुई, तो जो बुक सेलर हैं, जो बुकों को बेचा करते थे, वो पूरे यूरोप में तो बेच ही रहे थे, साथ ही साथ अब वो एक्सपोर्ट करने लगे थे बुक्स को, कहाँ? अलग अलग कंट्रीज में। और क्या कैसे बेच रहे थे, कैसे सेल कर रहे थे? बुक फेयर, मतलब मेले लगाए जाते थे, पुस्तक मेला जिसे कहते हैं, बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे अलग अलग कंट्रीज में। और इसके साथ ही एक चीज़ और होने लगा कि जो बुक्स हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड। हाथ से लिखे जाने वाली बुक्स को भी ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, क्योंकि डिमांड को पूरा करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो चली रही थी, साथ में हैंड रिटन प्रिंटिंग को भी क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया। अब क्या था कि जो हैंड रिटन, जो स्क्राइब्स थे, वो अकेले केवल अपने उन ग्राहकों पर, पैट्रॉन्स बोल रहा है, देखिए इन्फ्लुएंशियल पैट्रॉन्स, मतलब उस टाइम पे क्या होता था, अगर मैं कस्टमर हूँ, एक ग्राहक हूँ, तो मैं पैसे देता था उस स्क्राइब को, लो करो, पेपर कितने का आ रहा है, वो हमें मैं एक अमाउंट बताता था, हम उसको अमाउंट देते थे, मतलब पैसे देते थे, और वो हमारे लिए काम करता था, बुक्स जो था प्रिंट करता था, मतलब लिखता था, राइट। तो इसको बोलते थे इन्फ्लुएंशियल पैट्रॉन्स। उस टाइम पर ये पैट्रॉन्स ही प्रिंटिंग को बढ़ावा दे रहे थे। जो ग्राहक जिसको पसंद आती थी वो अपने मन की चीज़ बनाता था। आप कुछ ऐसे लीजिए कि अगर आप केक बनाने जाते हैं तो आप पैसा देते हैं और वो केक बना के आपको देता है, राइट, इस तरीके से। लेकिन अब क्या था, ये सिस्टम खत्म हो चुका था, कहीं ना कहीं जो डिमांड बढ़ रही थी, तो बुक सेलर भी ऐसे स्क्राइब्स को अपने अंडर में रख लेते थे और उन्हें पैसा देते थे, मतलब कि अपनी दुकान में रख लेते थे। और लगभग एक बुक सेलर के पास 50 स्क्राइब्स होते थे जो बुक सेलिंग, बुक प्रिंटिंग का काम करते थे, मतलब लिखने का काम करते थे।
अब आगे देखिए थर्ड में कह रहा है बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट बी सेटिस्फाई। कह रहा है कि जो डिमांड थी उसको हैंड प्रिंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट जो फॉर्मेट था वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। हमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए जो जल्दी करे। क्यों? रीज़न क्या था कि बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी और ये क्या होता था कि एक ओरिजिनल बुक होती थी और मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती थी, उस बुक को सामने रखा जाता था और दो तीन लोग बैठ के उसको कॉपी करते थे सेम उसी फॉर्मेट में बेहूबहू। जैसे आज हम फोटो स्टेट करते हैं सेकंडों में प्रिंटिंग निकल आता है, उस टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। एक बुक लिख दी किसी ने, उसको सामने रखा जाता था और फिर हजारों कॉपी लिख के एक एक पेज करके लिख के बनाया जाता था। अब देखिए क्यों कहा जा रहा है, क्यों मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। रीज़न क्या था कि मैन्युस्क्रिप्ट एक तो इसका कॉपी करना बहुत ही एक्सपेंसिव था। ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन आपको 24 घंटे रखना पड़ेगा जो उस पूरी बुक को कॉपी करेगा। एक्सपेंसिव, महंगा है, उसको रोज़ सैलरी देनी पड़ेगी। फिर क्या है, लेबोरियस था, बहुत ही एक तरीके से डेडिकेटेड काम था। कोई मिस्टेक हो जाए तो पैसे नहीं मिल पाते थे, बिकती नहीं थी बुक। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था, ऑब्वियस सी बात है, कई साल लग जाते थे, 2-3 साल लग जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब बिल्कुल बेकार थी, जरा सा टूट फूट बहुत जल्दी हो जाती थी। ठीक है, खराब हो जाती थी। ऑकवर्ड टू हैंडल, क्योंकि एक बड़े साइज में थी, आप उसको कहीं पे भी कैरी नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, बड़े साइज की बॉक्सेस में होती थी। राइट। और देखिए कुड नॉट कैरी अराउंड इजीली देयर, यही वजह थी कि उनका सर्कुलेशन क्या रहा, लिमिटेड रहा। कुछ ही लोग, लिमिटेड लोग ही इसको यूज करते थे। विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ बुक, जैसे जैसे बुक की डिमांड बढ़ते गई, लोगों का ध्यान मैन्युस्क्रिप्ट से हट के बुक पर गया और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होने लगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होने लगी, फेमस होने लगी, पॉपुलर होने लगी। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप। यूरोप में जो था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाइडली यूज होने लगी। किस चीज के लिए यूज होने लगी, क्या प्रिंट करते थे वो लोग? टेक्सटाइल, कपड़े पे प्रिंट करते थे, कपड़ों को प्रिंट करते थे। प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्तों को प्रिंट करते थे। रिलीजियस पिक्चर्स, जैसे आज देखते हैं आप रिलीजियस पिक्चर्स आती हैं, फोटो वगैरह बनती हैं, है ना, गॉड गॉड और गॉडेस की, तो वही चीज रिलीजियस पिक्चर बनती थी विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट, छोटा मोटा उसमें टेक्स्ट भी हुआ करता था। There was clearly a great need for a quick and cheap reproduction of text. यहां पर एक कहा गया कि उस टाइम पर एक डिमांड बन रही थी जो कि बहुत ही सस्ते में और बहुत जल्दी किसी बुक्स का रिप्रोडक्शन कर सके। एक बुक छप जाती है, राइटर एक बार लिखता है और फिर उन बुक को बार बार प्रिंट किया जाता है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक, किसी राइटर ने एक बार ये लिख दी है और लंबे समय तक इसकी हर साल प्रिंटिंग होती रहती है। राइट। तो वही कह रहा है, रिप्रोडक्शन जो हो सके। तो यहां पर क्या था, दिस कुड ओनली बी विद द इनोवेशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और ये केवल तभी पॉसिबल था जब हम इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और जो है ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहिए या आप स्क्राइब्स मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कहिए, इसके थ्रू आप डिमांड पूरा नहीं कर सकते। अब आपको नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और ये ब्रोक थ्रू हुआ, ये खत्म हुई। ये नई टेक्नोलॉजी कब कहाँ पर आई? स्ट्रासबर्ग जर्मनी ने सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी बनाई। जर्मनी का एक पर्सन जिसका नाम था जॉन गुटेनबर्ग, उसने डेवलप द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। और मार्को पोलो के वाली लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ऊपर, क्योंकि उसने ही यूरोप में इंट्रोड्यूस कराई हैंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। राइट। अब देखिए जॉन गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ते हैं और उसकी मशीन के बारे में पढ़ते हैं। ये पिक्चर है जॉन गुटेनबर्ग का। जॉन गुटेनबर्ग की एक हिस्ट्री बताई गई है कि देखिए जॉन गुटेनबर्ग जो था वो जर्मनी के का रहने वाला था। ठीक है, स्ट्रासबर्ग का रहने वाला था। और उसने वो जो था कि एक मर्चेंट, एक व्यापारी का बेटा था। और वो बड़ा हुआ कहाँ, एक बड़े कृषि वर्ग में, मतलब एक एग्रीकल्चर एस्टेट, मतलब एक ऐसे वर्ग में वो पैदा हुआ, ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो कि एग्रीकल्चर एस्टेट से बिलोंग करती थी। और ऑब्वियस सी बात है, जो लोग किसान लोग होते हैं तो वो कुछ न, तो उसने बचपन उसका क्या देख के बना, उसके जो घर वाले थे, उसके जो आसपास के नेबर था, जो उसका समाज था, वो क्या बनाता था, वाइन, शराब बनाते थे। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल निकालते थे। ठीक है, ये सब मशीनों से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने मशीनें देखी थी, कहने का मतलब है बचपन से। और सब्सिक्वेंटली बाद में उसने क्या सीखा, स्टोन, जो पत्थर होते हैं उनको पॉलिश करना। आप देखते होंगे, आप रिंग वगैरह पहनते हैं, उनमें जो स्टोन्स लगे रहते हैं वो पॉलिश किए जाते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आर्टिस्ट होता है उसका भी अलग से। और बाद में वो मास्टर गोल्ड स्मिथ बन गया, मतलब सुनार बन गया। ठीक है, सुनार के काम में आ गया। और उसने एक्वायर करी, एक्सपर्टीज हासिल कर ली, किस में, वो सांचे तैयार करता था, मोल्ड डाई तैयार करता था।
यूज टू मेकिंग द ट्रिंकलेट्स। ट्रिंकलेट्स मतलब होता है साधारण गहने, छोटे गहने तैयार करता था। और आप देख सकते हैं ट्रिंकलेट्स यहां पर बताया गया है। और कह रहा है ड्राइंग ऑन हिज नॉलेज, इसी अपने इस ज्ञान के साथ जो कि उसने बचपन से ऑलिव ऑयल की मशीनें देखी थी, फिर वो गोल्ड स्मिथ बन गया, फिर उसने जो था वो स्टोन को काट के एक साइज देता था, वो सब नॉलेज के साथ उसने अपना इनोवेशन, जो इन्वेंशन उसने किया, उस पर अपनी ये नॉलेज को यूज किया। क्या यूज किया देखिए, द ऑयल प्रेस प्रोवाइड द मोल्ड फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। तो जो ऑलिव ऑयल की जो जो स्ट्रक्चर थी मशीनरी की, उसने एक मॉडल दिया उसे कि आप अपनी प्रिंटिंग को कैसे बनाओगे, वो मॉडल उसे मिला। और मॉल्ड्स का जो काम था उसने उससे करेक्चर बनाए, मतलब मेटल को काट के मेटल के करेक्टर बनाए छोटे छोटे, ठीक है। और देखिए उसके बाद उसने लेटर और अल्फ़ाबेट्स बनाए। कह रहा है बाय द 1448 गुटेनबर्ग परफेक्ट द सिस्टम। फाइनली 1448 में उसने अपनी इस प्रिंटिंग प्रेस को परफेक्ट कर लिया, हर चीज कंप्लीट हो चुकी थी। और उसने सबसे पहली बुक, अंडरलाइन कर लीजिए, द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। उसने सबसे पहले कौन सी बुक प्रिंट की, बाइबल को प्रिंट किया। अबाउट 180 कॉपी इसकी बनाई गई। और आप देखिए उस टाइम के हिसाब से ये बहुत तेज था। ये 180 कॉपी मतलब 180 कॉपी उस बुक की बनाने में इन्हें कितना साल लगा, 3 इयर्स लग गए। उस सेंचुरी, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये बहुत ही फास्ट स्पीड थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना टफ टाइम उस टाइम पर रहा होगा स्टार्टिंग में इस टेक्नोलॉजी का। कह रहा है यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई गुटेनबर्ग की। और देखिए द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। कह रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रिजेंबल्ड बोल रहा है, इनफैक्ट द क्लोजली रिजेंबल्ड। रिजेंबल्ड का मतलब कि ये बिल्कुल उसी के समान, जैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करने के बाद बुकें बनती थी, सेम ये बुक उस ये मशीन भी उसी तरीके से प्रिंट करती थी बुकों को। और जो मेटल लेडर थे वो इमिटेट मतलब नकल कर रहे थे किसकी, ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल को ही कॉपी कर रहे थे। जो हैंड रिटन स्टाइल में जो राइटिंग बनाई जाती थी वही मेटल उसी तरीके से काटे गए थे, तरासे गए थे, तो राइटिंग भी उसी तरीके की आएगी। जो बॉर्डर कह रहा है इल्यूमिनेटेड बाय द हैंड रिटन विद द फॉलिएज। फॉलिएज मीन्स पत्तों की जो बेल वगैरह की डिज़ाइन होता है, वही सेम चीज़ कॉपी की गई थी, इसमें मेटल से बना दी गई थी। और जो रिच लोग होते थे उनके लिए जब बुक बनाई जाती थी तो अगल बगल के जो प्रिंटिंग मटेरियल होता था वो तो छप जाता था, लेकिन उसके पास में कुछ मार्जिन छोड़ दिया जाता था, ताकि जो अमीर लोग होते थे वो आके खुद अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करते थे और फिर हाथ से उनको हैंड से उस डिज़ाइन को बनाया जाता था। तो इसका मतलब था कि मशीन से भी प्रिंटिंग हो रही थी, उसी बुक उसी पेज पर फिर हैंड से भी डिज़ाइन किया जाता था। लेकिन अब क्या था, हैंड से लिखा नहीं जाता था, हैंड से केवल उसको बॉर्डर बॉर्डर बनाए जाते थे, उसकी बॉर्डर लाइन वगैरह, ठीक है। कह रहे हैं इन द 100 ईयर बिटवीन 1450 एंड 1550, इस 100 ईयर में प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप के कई सारी कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस को स्टैब्लिश किया गया, सेटअप किया गया। प्रिंटर फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। जो जर्मनी के प्रिंटर थे, जो इस टेक्नोलॉजी से, इस मशीन से प्रिंट करना जानते थे, वो ट्रेवल करने लगे, काम की तलाश में दूसरी कंट्रियों में जाने लगे और नई नई प्रेसेस को अपने डेवलप करने लगे। और धीरे धीरे देखिए जब ज़्यादा प्रेसेस हो जाएंगी तो ज़्यादा प्रिंटिंग होगी, और इससे क्या हुआ, बुक प्रोडक्शन क्या हो गया, बूम्ड, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। और देखिए आप कह रहा है कि द सेकेंड हाफ द 15th सेंचुरी, सेकेंड हाफ मतलब कि जो सेकेंड हाफ में देखिए 20 मिलियन कॉपीज बना दी गई। और आप देखेंगे कि 16th सेंचुरी आते आते 200 मिलियन कॉपीज प्रोड्यूस कर दी गई, ठीक है। कह रहा है इसी शिफ्ट, दिस शिफ्ट फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लीड द प्रिंट रेवोल्यूशन। और देखिए यही जो आपने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी, इसी चीज़ें गुटेनबर्ग की मशीन और हैंड रिटन और जो मार्को पोलो यूरोप में ले गए टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से ही धीरे धीरे ये डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने से ही आविष्कार होता है। जब समस्या आती है तभी आविष्कार होते हैं। और यहाँ पर लास्ट लाइन में ये बताया गया कि हैंड प्रिंटिंग से आप ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे प्रिंटिंग का जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो बदल गया और वो ट्रांसफ़र हो गया किसमें, प्रिंटिंग, मैकेनिकल प्रिंटिंग, मतलब कि अब मशीन से प्रिंट होने लगा। क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ द शिफ्ट फ्रॉम हैंड
प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लीड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन, या ये लाइन इन्वर्टेड कॉमा में कर देगा और लिख देगा सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो आपको ये पूरी स्टोरी पीछे से लिखनी है आंसर में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बगल में देखिए बेटा, ये आपको एक पिक्चर दी गई है, देखिए अगर आप चाहें तो आप इसको यूट्यूब में देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं गुटेनबर्ग की ये बुक कैसी थी। ठीक है, आप देखिए नीचे गुटेनबर्ग का ये पिक्चर और गुटेनबर्ग की ये मशीनरी, पूरा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसका। आगे देखते हैं, देखिए आगे आपको जो गुटेनबर्ग ने पहली बाइबल जो प्रिंट की वो कुछ इस तरीके की थी। आप देखिए नीचे बेल पत्तियों वाली जो डिज़ाइन बनाई गई है और इस तरीके से प्रिंटिंग होती थी। जब आप ये यूट्यूब में देख लेंगे इस प्रिंट को तो आपको पता चल जाएगा कि गुटेनबर्ग की वो मशीन कैसी थी। ठीक है, तो ये 180 कॉपी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उस टाइम पर जो वर्कशॉप होती थी, प्रिंटिंग प्रेस होती थी, वो इस तरीके से होती थी, एक ही रूफ में सारा काम होता था। आप देखिए अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कीप वॉचिंग, हम अगला जो टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। कीप वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।